नमस्कार दोस्तों। तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। हम देखेंगे हम लोग कि कैसे हम लोग एक एप्लीकेशन जो है वो डिप्लॉय करते हैं। तो एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हैं एज़्योर वीएम के ऊपर। नमस्कार दोस्तों। तो इस सीरीज का जो पहला वीडियो है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि बीइंग अ डेवलपर अगर हमें कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी हो, होस्ट करनी हो एज़्योर वीएम के ऊपर, चाहे वो विंडोज हो चाहे वो लिनक्स हो, तो हम कैसे डिप्लॉय करेंगे। ठीक, तो इसमें हम समझने वाले हैं। मैं इसमें बेसिक सा एक डॉटनेट की एप्लीकेशन लूंगा, उसको पहले हम टेस्ट करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर, फिर उसके बाद उसको हम होस्ट करेंगे एज़्योर वीएम के ऊपर। तो कैसे करेंगे वो हम सीखने वाले हैं। ठीक, तो बिल्कुल सिंपल रहेगा, कुछ बहुत हार्डकोर मैं इसमें कोडिंग नहीं करने वाला हूँ बिल्कुल भी। हाँ, बस आपको पता लगेगा कैसे डिप्लॉयमेंट करनी है। ठीक, तो उसके लिए मैं अपना इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी कर लेता हूँ। मैं अपने पोर्टल पे हूँ, मैं एक वीएम बना लेता हूँ और वीएम को रेडी करेंगे। तो मैं एजोर की वर्चुअल मशीन बना लेता हूँ विंडोज 11 की। तो मैं एक नया रिसोर्स ग्रुप बना लेता हूँ। रिसोर्स ग्रुप का नाम दे देता हूँ मैं 204 और उसके बाद वीएम का नाम दे देता हूँ मैं लोकल वीएम और रीजन रखता हूँ सेंट्रल इंडिया। तो लोकल वीएम मैंने नाम इसलिए दिया है कि कई बार क्या होता है कि हम अगर अपने ऑफिस का लैपटॉप यूज कर रहे हैं या मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन का कोई डिवाइस यूज कर रहा हूँ, तो उस पे ऊपर कंप्लायंस पॉलिसीज होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज होती हैं, जो मुझे टूल्स या एप्लीकेशन जो है डाउनलोड नहीं करने देती, रेस्ट्रिक्शंस होती है डाउनलोड और इंस्टॉल करने की। तो हम एक वर्चुअल मशीन बनाएंगे विंडोज 11 की, उसको एज अ लोकल सिस्टम मान लेंगे और सारे लैब उस पर परफॉर्म करेंगे और उसके बाद फिर हम डिलीट कर देंगे। यही तो बेनिफिट है क्लाउड में कोई भी लैब करने का। तो अवेलेबिलिटी जोन का जो ऑप्शन है उसको मैं करता हूँ नो इंफ्रास्ट्रक्चर रिडंडेंसी रिक्वायर्ड यहाँ पे, और मैं यहाँ पे विंडोज 11 प्रो जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। इमेज साइज में 2 सीपीयू 8 GB रैम ले रहा हूँ। यूजर नेम मैं दे रहा हूँ स्टूडेंट और पासवर्ड दे देता हूँ मैं यहाँ पे वर्चुअल मशीन के लिए जो कि 12 कैरेक्टर होगा एंड कॉम्प्लेक्स होगा। ये मिनिमम पासवर्ड लेंथ है एजोर वीएम के लिए। उसके बाद आरडीपी अलाउड होगा सो हम कनेक्ट कर पाए। लाइसेंसिंग हम यहाँ पे कंफर्म कर देते हैं और रिव्यू क्रिएट कर देते हैं इस वीएम को। तो ये वर्चुअल मशीन बनने में 1 या 2 मिनट लगेगी। जब ये बन के रेडी हो जाएगी तो मैं बताऊंगा कैसे हम इसको प्रिपेयर करेंगे अपनी लैब के लिए, कौन कौन से टूल्स यूज करने वाले हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो हम वेट करते हैं, जैसे ये डिप्लॉय हो जाएगी वैसे हम इसको कनेक्ट करेंगे और इसको रेडी करेंगे वर्चुअल मशीन को। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं वर्चुअल मशीन की डिप्लॉयमेंट होगी कंप्लीट। तो चलो अब चलते हैं वीएम के अंदर और इसको करते हैं कनेक्ट। तो इस वीएम को मैं कर लेता हूँ यहाँ से कनेक्ट। डाउनलोड आरडीपी फाइल करेंगे और मैं डेस्कटॉप पे ही इसका जो आरडीपी है उसको डाउनलोड कर लेता हूँ और रन कर देता हूँ यहाँ से। अब मैं अपना यहाँ से पासवर्ड डाल देता हूँ, कंटिन्यू कर देता हूँ। तो मेरी वर्चुअल मशीन जो है विंडोज 10 की यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी। कनेक्ट होने के बाद हमें इसे करना होता है सेटअप सो दैट वी कैन यूज दिस वर्चुअल मशीन। तो प्रोफाइल सेट करनी पड़ेगी इसकी। थोड़ा सा ये टाइम लेता है, जब हम वर्चुअल मशीन बनाते हैं विंडोज 11 प्रो की तो थोड़ा सा ये टाइम लेता है। तो अब यहाँ से करते हैं प्रिवेसी के लिए नेक्स्ट, और मैं एज इट इज सब जो है एक्सेप्ट करते जा रहा हूँ। तो ये विंडोज 11 की हमारी वीएम हो गई है अब रेडी। तो इस वीएम को हमें करना है प्रिपेयर अपने वर्क के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहला काम कर रहा हूँ मैं, ओपन करता हूँ एज ब्राउजर इस वर्चुअल मशीन के अंदर। और एज ब्राउजर को हम करेंगे सेटअप, क्योंकि इनिशियली आप नई वर्चुअल मशीन यूज कर रहे हो तो ये बोलेगा आपको एज ब्राउजर को सेटअप करने के लिए। तो मैं करता हूँ स्टार्ट विदाउट डेटा, कंफर्म एंड कंटिन्यू, कंटिन्यू विदाउट दिस डेटा, कंफर्म एंड स्टार्ट ब्राउजिंग। फिनिश कर देते हैं इसको यहाँ से और मैं यहाँ से सर्च करता हूँ। अब पहले हमें चाहिए डॉट नेट, क्योंकि मैं डॉट नेट की एप्लीकेशन करने जा रहा हूँ तो डॉट नेट का फ्रेमवर्क इंस्टॉल होना चाहिए मेरे वर्चुअल मशीन के ऊपर। तो मैं सर्च करता हूँ डाउनलोड डाउनलोड डॉट नेट। डॉट नेट 8 जो लेटेस्ट चल रहा है इस टाइम पे,
स्क्रॉल डाउन करता हूँ, नीचे देख लेता हूँ माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट फॉर डॉट नेट। तू साडी कदर ना कीती, तेरी जीण दी दित्ती। ओ ओ मनिया, ओ मनिया, ओ मनिया, ओ मनिया, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ। देखो, वाओ। गेट बंद कर देना। अब हम जा रहे हैं इसमें। देखिए, जब आपकी वॉशिंग मशीन इंस्टॉल हो जाएगी, कनेक्ट हो जाएगी, तो अपने को इसके अंदर दो टूल इंस्टॉल करने हैं। एक तो डाउनलोड डॉट नेट फॉर विंडोज। जो डॉट नेट का वर्जन है वो 8.1 जो है लेटेस्ट वाला, मैं उसको इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो मैं करता हूँ डाउनलोड डॉट नेट एस डी के 64 बिट। ये डाउनलोड हो जाएगा। इसके साथ साथ विजुअल कोड भी हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं, तो मैं विजुअल कोड विंडोज 10 और 11 के लिए सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये भी हमारा डाउनलोड हो जाएगा। तो जैसे ये दोनों टूल डाउनलोड हो जाएंगे, वन बाय वन हम इसको इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले मैं डॉट नेट इंस्टॉल करूंगा, उसके बाद विजुअल कोड इंस्टॉल करूंगा। तो सेटअप कर रहे हैं सो दैट हम जो डेवलपमेंट के टूल्स हैं उनको यूज करेंगे। अब डिफरेंट डिफरेंट जो डेवलपर्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टूल्स यूज करते हैं। हम विजुअल कोड यूज कर रहे हैं, हम विजुअल स्टूडियो भी यूज कर सकते हैं डॉट नेट डेवलपमेंट के लिए। अगर मैं जावा डेवलपर हूँ तो मैं कोई और टूल यूज करूंगा। तो जिस टूल से मैं फैमिलियर हूँ, अगर मैं डेवलपर हूँ तो जो जिस टूल में मैं फैमिलियर हूँ मैं उसी टूल को यूज करूंगा। मैं जस्ट आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि आपको समझ में आए ये चीज, है ना। अल्टीमेटली हम वही टूल यूज करेंगे जिसमें हम लोग एक्सपर्ट हैं। तो अब मैं पहले डॉट नेट वाली जो फाइल है इसको रन कर देता हूँ यहाँ से और इसको इंस्टॉल कर देता हूँ। जब आप क्लिक करोगे इसके ऊपर तो थोड़ा सा टाइम लेता है, कि वर्चुअल मशीन के अंदर है, थोड़ा टाइम लेगा रन करने के लिए। देखो, इंस्टॉलेशन विजार्ड मिल गया, बट दो विजार्ड खुले हैं। मैं एक को क्लोज कर देता हूँ। अब इस वाले को रन कर देता हूँ मैं। तो इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ, इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी और डॉट नेट जो है हमारा एक वो इंस्टॉल हो जाएगा इस वीएम के ऊपर। तो वेट कर लेते हैं इंस्टॉलेशन का। जैसे ही ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी फिर हम आगे नेक्स्ट करेंगे। इंस्टॉलेशन हमारी होगी कंप्लीट डॉट नेट की, इसको कर लेता हूँ क्लोज। और अब हम चलते हैं विजुअल कोड जो हमने डाउनलोड किया था उसको हम इंस्टॉल कर देते हैं। तो मैं फाइल एक्सप्लोरर में आता हूँ, डाउनलोड्स फोल्डर में चलते हैं और विजुअल कोड को रन कर देते हैं और इसको भी इंस्टॉल कर देते हैं। सो एक्सेप्ट लाइसेंस एग्रीमेंट, क्लिक ऑन नेक्स्ट, 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 ये डेस्कटॉप आइकॉन एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट, इंस्टॉल। तो विजुअल कोड की भी इंस्टॉलेशन जो है वो हो जाएगी अपनी। और जैसे ये हो जाएगी हम फिर इसके बाद इसको भी रेडी करेंगे, विजुअल स्टूडियो को भी रेडी करेंगे, विजुअल स्टूडियो कोड को भी रेडी करेंगे कि हम इसके थ्रू अपनी एप्लीकेशन जो है उसको पब्लिश कर पाए एज्योर के ऊपर। तो जब तक ये इंस्टॉलेशन हो रही है तब तक मैं एक काम और कर लेता हूँ। मैं अपने एज्योर पोर्टल को यहीं पे लॉगिन कर लेता हूँ, क्योंकि हम इसको लॉगिन अपनी लोकल वर्चुअल मशीन मान रहे हैं। तो मैं पोर्टल भी यहीं पे लॉगिन कर लेता हूँ।
तो ये मैंने कर दिया है लॉगिन अपने पोर्टल को यहाँ पे। और ये मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ ब्राउजर को अभी फिलहाल के लिए। विजुअल स्टूडियो कोड हो गया लॉन्च, इसको करते हैं फिनिश। जैसे फिनिश पे क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा, क्योंकि हमने ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होता है। तो विजुअल स्टूडियो जैसे ही आपका ओपन होता है, आप इसके अंदर लॉगिन कर सकते हो अपने एज़्योर क्रेडेंशियल्स के साथ, ठीक है। और मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि ऐसे डायरेक्टली हम यूज नहीं करने वाले। तो जब भी आपको डेवलपमेंट करते हो तो आपको उस टूल का एक्सटेंशन जो है वो इंस्टॉल करना होता है विजुअल स्टूडियो के अंदर। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो हम आते हैं, यहाँ पे एक्सटेंशन टैब है, इस पे आता हूँ। कौन सा एक्सटेंशन हम इस पे डाउनलोड करने वाले हैं, तो हम करने वाले सी शार्प डेव किट। मैं सर्च कर लेता हूँ भाई, सी शार्प डेव किट। तो सर्च करते हैं, पहला ऑप्शन देखो है सी शार्प डेव किट, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो डॉट नेट की इंस्टॉलेशन, हम जो डॉट नेट के कोड है उसको पब्लिश कर सकते हैं इसके थ्रू। मैं इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ, तो ये एक्सटेंशन हम इंस्टॉल कर लेते हैं। सो क्विक स्टार्ट इंस्टॉल सी शार्प डेव किट। So it will install extension and the .NET to install tool will automatically will install। तो .NET tool भी इंस्टॉल हो जाएगा और इंटीग्रेशन होता है, तो हम इजीली .NET के एप्लीकेशन को जो है पब्लिश कर सकते हैं इस टूल के थ्रू। अभी एक चीज और करनी है अपने को एक फोल्डर, एक पाथ देना पड़ेगा जिसके अंदर हम डेवलपमेंट करने वाले हैं अपने। तो मैं अपने इस वर्चुअल मशीन के सी ड्राइव में आ जाता हूँ और यहाँ पे एक फोल्डर बना देता हूँ। फोल्डर का नाम देता हूँ मैं डेमो ऐप। इसको हम यूज करेंगे अपने डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। अभी फिलहाल के फोल्डर जो है वो एम्प्टी है, कुछ है नहीं इसके अंदर। तो मैं इस फोल्डर को कनेक्ट करूंगा अब विजुअल कोड के ऊपर। लेफ्ट हैंड साइड में देखो फोल्डर आइकन है, इसको सिलेक्ट कर लेना, यहाँ पे ओपन फोल्डर पे आ जाना और यहाँ से अपना वो फोल्डर सेलेक्ट करना जिसके अंदर आप सारा काम करने वाले हो अपना। तो मैं सी ड्राइव में आ जाता हूँ और डेमो ऐप को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये फोल्डर यहाँ पे कर लिया मैंने सिलेक्ट। इसके बाद अब नेक्स्ट क्या करना है, जैसे आप सिलेक्ट करोगे ये बोलेगा ट्रस्ट करने के लिए, तो मैं कह रहा हूँ यस ट्रस्ट ऑथर्स। फिर इसके बाद क्या करना है, अभी फोल्डर तो सिलेक्ट हो गया, ठीक। अब अपने को बनाना प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए जो ऊपर सर्च बार दिख रहा है, इस सर्च बार पे मैं क्लिक करूंगा तो ये बोलेगा क्या करना चाहते हो आप। मैं बोल रहा हूँ कि शो एंड रन कमांड्स, इस पे क्लिक करेंगे। तो उसके बाद ये बोलेगा अब नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा डॉट नेट न्यू प्रोजेक्ट। मैं एक डॉट नेट का नया प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ। तो जब आप इसको सिलेक्ट करोगे तो ये आपको मल्टीपल ऑप्शंस देगा, टेम्पलेट्स देगा किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए या उसको कोड लिखने के लिए या उसको कस्टमाइज करने के लिए। या आपको सैंपल कोड देगा, एक इनिशियल कोड दे देगा, ठीक है, और वो टेम्पलेट देगा आपको। तो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे डॉट नेट न्यू प्रोजेक्ट। फिर अब अपने को ऑप्शंस मिलेंगे यहाँ पे, तो जो भी टेम्पलेट हम सिलेक्ट करना चाहें हम कर सकते हैं। फिलहाल अपनी डेवलपमेंट के लिए हम एक टेम्पलेट सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो अब ऑप्शन दिखा रहा है अपने को, ठीक, ये सारे टेम्पलेट्स हैं। मैं इसमें सेलेक्ट करने वाला हूँ एजोर डॉट नेट कोर वेब ऐप MVC रेजर पेजेस एंड वेब। ये टेम्पलेट सेलेक्ट करने वाला हूँ, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये बोलेगा एप्लीकेशन का नाम क्या होगा आपका। मैं बोलता हूँ F1 होगा मेरी एप्लीकेशन का नाम। तो इसको एंटर कर दो। उसके बाद बोल रहा है डिफॉल्ट डायरेक्टरी जो आपका पाथ होगा वो होगा जो आपने डेमो ऐप फोल्डर बना रखा सी ड्राइव के अंदर, उसके अंदर ये F1 नाम का फोल्डर बनाएगा और उसमें सारे जो पाथ होंगे, फाइल्स होंगी, पेजेस होंगे, फोल्डर्स होंगे, सपोर्टिंग फोल्डर्स जो होंगे, है ना, वो सब इसमें क्रिएट हो जाएंगे इसके अंदर। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो ये प्रोजेक्ट बन जाएगा हमारा। ये प्रोजेक्ट बन चुका है देखो आप। तो लेफ्ट हैंड साइड में डेमो फोल्डर, डेमो ऐप फोल्डर जो सी ड्राइव में बना है, उसके अंदर F1 जो है ये एप्लीकेशन बन चुकी है। इसको अगर आप एक्सपेंड करोगे ये फोल्डर है, देखो दिखा रहा है पेजेस प्रॉपर्टीज ट्रिपल रूट फोल्डर हमारा। तो ये सारा का सारा ये हमारी एप्लीकेशन है अब, ठीक, सैंपल एप्लीकेशन है। अगर मैं इसको यहाँ से हाइड कर दूं मेरे मेन फोल्डर को, तो देखो नीचे और भी ऑप्शन आएंगे और एक जो बेस्ट पार्ट मिलने वाला है अपने को सोल्यूशन एक्सप्लोरर। तो इसमें आप जब इसको एक्सपेंड करोगे एप्लीकेशन को, ये आपको प्रोजेक्ट है, इसको जब एक्सपेंड करोगे आप तो दिखाएगा आपको, ये देखो यहाँ ये हमारा कोड है .NET 8.0 इनेबल, है ना। तो ये हमारा कोड आ रहा है, ये हमारा प्रोजेक्ट है। मैं इस पर अगर राइट क्लिक करता हूँ और उसको पब्लिश करने की कोशिश करता हूँ तो राइट क्लिक और यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास डीबग का।
तो डीबग स्टार्ट न्यू इंस्टेंस, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे कोड जो है वो पब्लिश होना शुरू हो जाएगा। उसके साथ साथ कोड पब्लिश नहीं होगा, तो बेसिकली हो गया कि कोड जो है आपका रन हो जाएगा। और जो ये विजुअल स्टूडियो है ये एक लाइट वेट कंटेनर बनाएगा, लाइट वेट एप्लीकेशन बनाएगा, इंस्टेंस बनाएगा, जिसके ऊपर वो कोड होस्ट हो जाएगा और वो लोकल सिस्टम के ऊपर ही वो कोड आपका चलेगा। दिखाता हूँ आपको। तो स्टार्ट न्यू इंस्टेंस करते हैं, ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, कोड इसने रन कर दिया है। तो जब ये कोड को रन करेगा, डीबग का मतलब टेस्ट करना, तो कोड को रन करेगा तो उसके लिए एक सर्वर बनाएगा। तो ये क्या करता है, एक लाइट वेट इंस्टेंस बना देता है जिसके ऊपर ये एप्लीकेशन होस्ट हो जाती है। ठीक है, तो हमारे पास एप्लीकेशन आ जाएगा, एप्लीकेशन कोड आ जाएगा और वो होस्ट हो जाएगा और लोकल सिस्टम पे, लोकल ब्राउजर के अंदर ओपन होगा वो। तो ये हो गया रेडी, कोड रन हो रहा है हमारा। अब ब्राउजर के अंदर ही आपको दिखा देगा, ये हमारी एप्लीकेशन है, देखो ये होम पेज है एप्लीकेशन का, F1 होम प्राइवेसी। ठीक है, तो ये एक सैंपल एप्लीकेशन है डॉट नेट की, जो हमने लोकल सिस्टम पे टेस्ट कर ली कि हाँ हमारी एप्लीकेशन चल रही है। अब इसी एप्लीकेशन को अपने को होस्ट करना है कहाँ पे, एज्योर के ऊपर, एज्योर की वर्चुअल मशीन के ऊपर, विंडोज वीएम के ऊपर। कैसे करेंगे, जो एप्लीकेशन हमने यहाँ बनाई है, अभी देखो अपना टास्क नहीं है, हम कोड नहीं सीखने वाले, यहाँ पे कोडिंग नहीं करने वाले, सिंपल सा टास्क ये है, एप्लीकेशन है उसको कैसे होस्ट करना है। ठीक है, एज्योर के ऊपर। तो मैं वो बता रहा हूँ आपको नेक्स्ट टास्क। तो मैं जा रहा हूँ अपने एज्योर पोर्टल के ऊपर। अब मैं बना देता हूँ एक नई वर्चुअल मशीन विंडोज सर्वर की। तो क्रिएट न्यू एज्योर वर्चुअल मशीन। रिसोर्स ग्रुप में नया बना देता हूँ, उसको नाम दे देता हूँ वेब आरजी। ओके करता हूँ, यहाँ से वर्चुअल मशीन का नाम दे देता हूँ वेब वन, वेब एप्लीकेशन वन। रीजन सेंटर इंडिया ही रखता हूँ। अवेलेबिलिटी ऑप्शन जो है नो इंफ्रास्ट्रक्चर रिडंडेंसी रिक्वायर्ड रखता हूँ। इसके बाद जो है विंडोज सर्वर 2022 डेटा सेंटर हॉस्पिटलाइजेशन यही ले रहा हूँ मैं इमेज यहाँ पे। साइज में वर्चुअल मशीन का ले रहा हूँ 2 वर्चुअल सीपीयू 8 GB रैम। यूजर नेम स्टूडेंट, पासवर्ड 12 करेक्टर पासवर्ड देंगे, याद रखना वो कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। यही मिनिमम लेंथ है पासवर्ड की, मैक्सिमम 123 करेक्टर है। यहाँ पे जब आप वर्चुअल मशीन बनाते हो कोई भी विंडोज या लिनक्स, तो जो भी आप वर्चुअल मशीन की इमेज सेलेक्ट करोगे उसके बिहाफ पे ये आपका रिमोट प्रोटोकॉल इनेबल कर देगा। तो अगर विंडोज होगा तो आरडीपी इनेबल करेगा, अगर लिनक्स होगा तो एसएसएच इनेबल कर देगा। ठीक है, लाइसेंसिंग आप है आपके पास, आप ला सकते हो। ये बेसिक टैब जो है ये हमने कन्फिगर किया है। लाइसेंसिंग का मतलब अगर आपके पास ऑलरेडी लाइसेंस है सर्वर 2022 का, तो माइक्रोसॉफ्ट आपको अप टू 49% का डिस्काउंट दे देगा। अब ये सारी टैब्स ऊपर दिखा रहा है, एज पर योर रिक्वायरमेंट यू विल कॉन्फ़िगर दीज टैब्स। तो जो नेक्स्ट टैब है वो एक बार बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ सभी टैब्स का, सो दैट आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सी टैब किस काम आने वाली है। तो डिस्क के लिए है, तो वीएम जो होती है उसके ऊपर बाय डिफॉल्ट 127 GB की डिस्क इंस्टॉल होती है, कनेक्ट होती है, जिसके अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का फाइल स्टोर होते हैं। ठीक, और ये डिस्क होती है एनक्रिप्टेड बाय डिफॉल्ट। डिस्क का टाइप जो होता है वो होता है प्रीमियम एसएसडी। आप चाहो तो इसको चेंज करके स्टैंडर्ड एचडीडी, स्टैंडर्ड एसएसडी अपने अकॉर्डिंग, अपने वर्क के अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। ठीक, मैं अभी फिलहाल डिफॉल्ट में ही जा रहा हूँ। डिलीट द वीएम, अगर हम वीएम को डिलीट करते हैं तो हमारी डिस्क डिलीट हो जाए उसके साथ। ठीक है, मैंने आपको बताया कि डिफॉल्ट इंक्रिप्शन होता है, तो वो इंक्रिप्शन देता है आपको एजोर प्लेटफॉर्म मैनेज की से। यहाँ पे ये एजोर यूज करता है AES 256 बिट की। आप चाहो तो एडिशनल डिस्क ऐड कर सकते हो यहाँ पे, मतलब अगर आपको डेटा स्टोर करना है तो आप डेटा डिस्क ऐड कर दो यहाँ से, इस जगह से। अभी भी कर सकते हो वर्चुअल मशीन बनाते समय, बाद में भी अटैच कर सकते हो, वर्चुअल मशीन बन गई तो बाद में भी कर सकते हो आप। ये डिस्क टैब आपके। नेक्स्ट टैब है नेटवर्किंग टैब। नेटवर्किंग टैब पे आप नेटवर्क कॉन्फ़िगर कर सकते हो, अपना वीनेट बना सकते हो, उसमें सबनेट बना सकते हो। पब्लिक आईपी चाहिए तो ले सकते हो, नहीं चाहिए तो नन कर दो। सिक्योरिटी ग्रुप, उसके अंदर रूल्स कौन कौन से होंगे वो आप सेटअप कर सकते हो। तो सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर मैं एक काम और कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं फायरवॉल के अंदर एचटीटीपी को भी इनेबल कर देता हूँ इनवॉल्व रूल्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद फिर ये आप बोल रहा है कि अगर आप वर्चुअल मशीन डिलीट कर रहे हो तो आपका पब्लिक आईपी एड्रेस और जो उसका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है अलॉन्ग विद वीएम वो भी डिलीट हो जाए, अगर इसको सिलेक्ट करोगे तब। एक्सेलेरेटेड नेटवर्किंग जो होती है वो बाय डिफॉल्ट इनेबल होती है वर्चुअल मशीन के ऊपर, जो आपको आपके नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो अटैच है वर्चुअल मशीन के ऊपर उसको डायरेक्टली स्विच के साथ कनेक्ट कर देती है, बाईपास करती है ट्रैफिक को।
ठीक है, वर्चुअल स्विच से ना कनेक्ट करो, फिजिकल स्विच से कनेक्ट करते हो आप, जिससे आपके जो थ्रूपुट होता है वो एनहेंस हो जाता है। लोड बैलेंसिंग ऑप्शन है, तो आप चाहो तो इस वॉशिंग मशीन को लोड बैलेंसर के अंदर ऐड कर सकते हो, जो फिलहाल हम नहीं करने वाले। नेक्स्ट ऑप्शन है मैनेजमेंट का। तो यहाँ पे मैनेजमेंट टास्क, जैसे आप इस वॉशिंग मशीन को माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर जो क्लाउड है सिक्योरिटी टूल, उससे इसको सिक्योर कर सकते हो, असेस कर सकते हो। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एंटर आईडी के थ्रू लॉग इन कर सकते हो इस वॉशिंग मशीन में, ऑटो शटडाउन कन्फिगर कर सकते हो, बैकअप इनेबल कर सकते हो, पैचिंग कन्फिगर कर सकते हो। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं। यहाँ पे मॉनिटरिंग, तो मॉनिटरिंग की बात करते हैं तो बाय डिफॉल्ट बूट डायग्नोस्टिक जो होता है वो इनेबल होता है, जिससे आप क्या कर सकते हो, आपको लास्ट नॉन कॉन्फ़िगरेशन जो होती है अपने वॉशिंग मशीन को वो मिलती है, स्क्रीनशॉट्स देता है, जो कि स्टोर होते रहते हैं स्टोरेज अकाउंट के अंदर। इन केस अगर आप वॉशिंग मशीन को एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, मान लो गलती से आपने वॉशिंग मशीन के अंदर अपना लैंड कार्ड जो है, निक कार्ड जो, उसको डिसेबल कर दिया, तो आप आरडीपी नहीं ले पाओगे वॉशिंग मशीन का। बट यहाँ से ये बूट डायग्नोस्टिक इनेबल होने की वजह से आप अपनी वॉशिंग मशीन का सीरियल कंसोल ले सकते हो, जिसके थ्रू, बट उस केस में आपको पावर शेल या कमांड्स आनी चाहिए, कमांड प्रॉम्प्ट की कमांड से पावर शेल कमांड्स आनी चाहिए, क्योंकि आपको टर्मिनल मिलता है, तो उस टर्मिनल के ऊपर आप अपनी कमांड्स रन करके अपने लैंड कार्ड को इनेबल कर सकते हो, या बाकी जो भी ट्रबल शूटिंग आप करना चाहो वो ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये बेनिफिट है। हम अलर्ट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं यहाँ से। अलर्ट फिर बात करेंगे मॉनिटरिंग के अंदर, तो एज मॉनिटर का पता होना चाहिए हमें, एज मॉनिटर को यूज करते हुए या तो एक्टिविटी लॉग्स के ऊपर या मैट्रिक्स के ऊपर बिहाफ पे हम लोग अलर्ट यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। नेक्स्ट एडवांस टैब है। एडवांस टैब के अंदर आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करना चाहते हो वर्चुअल मशीन के अंदर, कोई एक्सटेंशन, ड्राइवर, एंटी मालवेयर, ठीक है, मॉनिटरिंग टूल कुछ इंस्टॉल करना चाहते हो तो वो एक्सटेंशन के थ्रू इंस्टॉल हो जाएगा। पावरशेल के स्क्रिप्ट रन करना चाहते हो तो वो एक्सटेंशन के थ्रू इंस्टॉल हो जाएगा। एडोब रीडर, वीएलसी प्लेयर और अदर एप्लीकेशंस जो हैं, अगर वो इंस्टॉल करना चाहते हो वर्चुअल मशीन के अंदर विदाउट हैविंग कंट्रोल ऑफ योर वीएम, मतलब बिना वीएम को एक्सेस किए रिमोटली अगर वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, तो प्री डिफाइंड एप्लीकेशन आप बता सकते हैं यहाँ से एप्लीकेशन टूल से। फिर उसके बाद होस्ट सर्वर, डेडिकेटेड होस्ट चाहिए, कैपेसिटी रिजर्वेशन करना है, प्रॉक्सिमिटी प्लेसमेंट ग्रुप, तो ये सब का सब मैंने एक्सप्लेन किया हुआ मेरे AZ104 सर्टिफिकेशन के अंदर एज अ वर्चुअल मशीन वाली, एज अ वर्चुअल मशीन की मॉड्यूल नंबर 8 वाली वीडियो के अंदर। तो वहां से आप एक बार इसको गो थ्रू हो लेना, बहुत डिटेल में बताया हुआ सब कुछ। फिलहाल के लिए मैं रिव्यू क्रिएट करता हूँ यहाँ से वर्चुअल मशीन को, तो एक बेसिक ओवरव्यू मिल जाएगा आपको। हाँ, डिटेल में अगर सब टैब्स के बारे में जानना है तो मैं आपको बोलूंगा कि मेरी AZ104 वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें जाइए और मॉड्यूल 8 की वीडियोस देखिए, आपको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी हर एक टैब के बारे में वर्चुअल मशीन की। तो मैंने क्रिएट कर दिया विंडोज सर्वर को यहाँ पे। फिलहाल जो मेरे एप्लीकेशन एक्सेस हो रही है वो हो रही है लोकल पेज के ऊपर, लोकल होस्ट के ऊपर। ठीक है, मतलब लोकल सर्वर में चल रही है एप्लीकेशन मेरी। अब इसको अपने को रन करना है कहाँ पे, इसको रन करना है अपने को एज्योर के अंदर, होस्ट करना है, रन का मतलब होस्ट करना है एज्योर के अंदर। तो मेन काम वही है कि एज्योर में कैसे होस्ट करेंगे। तो हमारे पास एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन कोड मैंने लिख लिया है विजुअल कोड के थ्रू, उसको टेस्ट कर लिया विजुअल कोड के थ्रू। अब उसको होस्ट करना है एज्योर में। तो क्या प्रोसेस है, कैसे करेंगे, ये अपने को पता होना चाहिए। तो वही हम देखने वाले हैं कि कैसे होगा। So as you can see, virtual machine deployment is completed. That means server. तो अभी आप देखो कंफ्यूज मत होना, एक वीएम जो मैंने पहले बनाई थी वो बनाई थी लोकल मशीन, ठीक है, उस जिसके ऊपर हम डेवलपमेंट करेंगे। अब डेवलपमेंट मतलब मैंने अपना कोड लिख लिया है, टेस्ट कर लिया लोकल सर्वर के ऊपर, उस कोड को पब्लिश करना है अपने को एज्योर के ऊपर। तो उसके लिए हमने एज्योर पे विंडोज सर्वर चूज किया है। अगला जो हमारा टास्क होगा वो लिनक्स पे हम देखेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और इस जो विंडोज सर्वर हमने बना रखा है इसको मैं एक्सेस कर देता हूँ। तो जब भी आप एज्योर के अंदर कोई वर्चुअल मशीन बनाते हो तो सबसे पहले टैब होती है ओवरव्यू टैब। ओवरव्यू टैब में आपको मिलती है डिटेल्स पूरी वर्चुअल मशीन के, है ना, कि किस रिसोर्स ग्रुप में बनी हुई है, किस रीजन में बनी हुई है, क्या स्टेटस है आपके वर्चुअल मशीन का, किस सब्सक्रिप्शन में बनी हुई है, सब्सक्रिप्शन की सब्सक्रिप्शन आईडी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, साइज क्या है, पब्लिक आईपी एड्रेस क्या है, किस वर्चुअल नेटवर्क और सबनेट के अंदर डिप्लॉय हुई है वर्चुअल मशीन आपकी, उसका डीएनएस नेम अगर है तो क्या है, अगर नहीं है तो आप कन्फिगर कर दो, ठीक है, ऑप्शनल होता है डीएनएस नेम, और ये पब्लिक आईपी के साथ ही एसोसिएट होता है। कब बनाई थी आपने, टाइम क्रिएटेड, ठीक, नीचे आओगे तो प्रॉपर्टीज दिखा देगा डिटेल के अंदर, वर्चुअल मशीन की इंफॉर्मेशन, नेटवर्क की इंफॉर्मेशन, साइज, सोर्स इमेज, एज अ स्पॉट इंस्टेंस अगर आपने लिया है स्पॉट, डिस्क के बारे में, हाँ, तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन आपने की थी वो सारी टैब्स के अंदर वो सब के सब यहाँ दिखाएगा आपको। फिलहाल हम इसको करते हैं कनेक्ट और अपना जो एप्लीकेशन है उसको होस्ट करते हैं इसके ऊपर। तो वो सीखते हैं वो कैसे करना है। तो मैं डाउनलोड करता हूँ यहाँ से आरडीपी फाइल,
इसको रन कर देता हूँ, कनेक्ट, और ये सारा काम मैं विंडोज 11 में कर रहा हूँ। पासवर्ड टाइप कर वर्चुअल मशीन का, so now we have console of our virtual machine, so remotely we connected our Azure VM, Azure Server 2022 virtual machine। तो उसमें सिंपल सा काम अपने को क्या करना है, देखो पहला काम तो ये कि अपने को इसको वेब सर्वर बनाना है और अपनी वेब एप्लीकेशन जो हमारी डॉटनेट पे लिखी हुई है उसको होस्ट करना है इसके ऊपर। तो बिल्कुल सिंपल समझना है इसको, है ना। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो हमारे पास IIS इसके ऊपर इंस्टॉल होना चाहिए, क्योंकि विंडोज सर्वर है तो IIS इंस्टॉल होना चाहिए इसके ऊपर, वेब सर्वर इंस्टॉल होना चाहिए, उसका रोल इंस्टॉल होना चाहिए। उसके बाद क्योंकि एप्लीकेशन हमारी डॉटनेट के अंदर, तो हमारे पास एक आता है डॉटनेट का होस्टिंग बंडल जो कि सपोर्ट करता है डॉटनेट कंटेंट को, है ना। तो वो इंस्टॉल होना चाहिए, तभी आपकी एप्लीकेशन एक्सेस होगी। मैं दिखाता हूँ आपको प्रैक्टिकली विद एरर, सो दैट हमको ये समझ में आए और कभी एरर आए तो आपको पता हो कि मैंने क्या चीज नहीं किया है ना। तो सबसे पहला काम चलना है अपने को मैनेज पे, ऐड रोल्स एंड फीचर्स पे, और यहाँ पे 3 टाइम नेक्स्ट करेंगे, 1 2 3, और ये आगे हम लोग रोल्स टैब पे। रोल्स में से हम सिलेक्ट करेंगे वेब सर्वर IIS रोल, ऐड फीचर, डिपेंडेंसीज है इसकी कुछ एज ए फीचर, उनको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर 4 टाइम नेक्स्ट इंस्टॉल, तो 1 2 3 4 इंस्टॉल। तो रोल हमारा इंस्टॉल होगा, लगभग 1 से 2 मिनट लेगा ये इंस्टॉल होने में। तब तक क्योंकि आप जब भी कोई एप्लीकेशन होस्ट करते हो, मैं आपको कुछ चीजें समझा देता हूँ, तो फ्यूचर में या कभी भी आप काम कर रहे होगे तो आपको कोई दिक्कत ना आए। तो आपके फाइल एक्सप्लोरर के अंदर अल्टीमेटली आपकी एप्लीकेशन है तो कहीं ना कहीं तो स्टोर करोगे ना लोकल सिस्टम के ऊपर। ये जो सर्वर है आपका, इस सर्वर के ऊपर भी वो एप्लीकेशन कोड कहीं ना कहीं तो आप उसका पाथ रखोगे ना, सेट करोगे। तो मैं मान लेता हूँ सी ड्राइव। तो जब भी आप IIS का रोल इंस्टॉल करते हो तो सी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर बन जाता है inet pub, जिसके अंदर एक और फोल्डर होता है www रूट, उसमें होती है डिफॉल्ट वेबसाइट आपकी होस्टेड। तो चेक कर लेते हैं, पहले उसी को चेक करेंगे, है ना। तो अब मैं बोलता हूँ कि मेरा अपना खुद का एक एप्लीकेशन है, खुद का कोड है, तो मैं उसको रखता हूँ नए फोल्डर के अंदर, उसको नाम दे देता हूँ F1। ठीक, सिंपल नाम दे दिया मैंने उसको F1 कि मेरे एप्लीकेशन 1 का जो कोड है वो इस फोल्डर के अंदर मैं रखूंगा। कैसे रखूंगा बताऊंगा आपको मैं, है ना। क्योंकि अभी कोड हमने सिर्फ टेस्ट किया है, कोड को पब्लिश नहीं किया लोकल सिस्टम के ऊपर। तो कोड को यहाँ पे होस्ट करने के लिए उसको पब्लिश करना होता है डॉटनेट के अंदर, है ना। तो वो हम पहले विजुअल कोड से करेंगे पब्लिश उसको, उसके बाद यहाँ आएंगे हम लोग और उसको कॉपी पेस्ट करेंगे यहाँ पे। तो बताऊंगा कैसे करना है। यहाँ पे देखो हम आ गए हैं और फीचर इंस्टॉलेशन भी चल रहा है हमारा, ये चलेगा, कंप्लीट हो चुका है। तो क्लोज कर देता हूँ इसको। इसके बाद सेटअप करना है, सिर्फ कैसे सेटअप करना बता रहा हूँ आपको। तो मैं आता हूँ मैनेज नहीं टूल्स टैब के अंदर, टूल्स में आता हूँ और यहाँ से हम ओपन करेंगे इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस मैनेजर, IIS मैनेजर। तो IIS मैनेजर को ओपन करेंगे तो ये हमारा IIS का पेज ओपन हो गया है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखा रहा है कंप्यूटर का नेम, सर्वर का नाम Web1। इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ। जैसे एक्सपेंड करूंगा इसके नीचे साइट्स टैब आ जाएगी, उसके अंदर दिखाएगा आपको डिफॉल्ट वेबसाइट। ये हमारी डिफॉल्ट वेबसाइट है। तो अब हम बेसिकली वेब सर्वर इंस्टॉल कर दिया इसके ऊपर हमने, है ना। अब वो वेब सर्वर जो है वो डिफॉल्ट वेब सर्वर है। तो मैं ये जो हमारी वर्चुअल मशीन है Web1, अगर इसका IP एड्रेस कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूं और चेक करूं तो मुझे IIS का पेज मिल जाएगा, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस का डिफॉल्ट पेज मिल गया। तो ठीक है, डिफॉल्ट पेज आ चुका है। बट क्योंकि हमारे पास क्या है, एक कस्टम एप्लीकेशन है, डॉटनेट में लिखी हुई एप्लीकेशन है, वो होस्ट करनी है। तो ये जो डिफॉल्ट पेज आ रहा है वो आ रहा है इसकी वजह से, डिफॉल्ट वेबसाइट की वजह से। और डिफॉल्ट वेबसाइट हमारी ओपन हो रही है पोर्ट 80 के ऊपर। ठीक, बट जब मैं अपनी वेबसाइट होस्ट करूंगा तो वो किस पोर्ट के ऊपर होगी, क्योंकि दोनों वेबसाइट जो है सेम ही IP एड्रेस को यूज करेंगी। तो
कौन से पोर्ट पे एक्सेस होंगे? जब आईपी सेम होता है तो पोर्ट डिफरेंट हो जाते हैं, ये दोस्त ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, डिफॉल्ट वेक्टर को सिलेक्ट करता हूँ, पहले इसका पोर्ट चेंज कर देता हूँ। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास ऑप्शन है बाइंडिंग्स का, इसको सिलेक्ट कर लेना, फिर ये बाइंडिंग सिलेक्ट करना आप यहाँ पे, इसको एडिट कर लेना, पोर्ट 80 है उसको चेंज करके मैं कर देता हूँ प्रॉक्सी वाला पोर्ट 8080 और ओके कर देता हूँ, क्योंकि अब हमको डिफॉल्ट वेबसाइट नहीं चाहिए, हम अपनी खुद की वेबसाइट होस्ट करेंगे। फिर राइट क्लिक करता हूँ साइट्स फोल्डर के ऊपर और ऐड वेबसाइट पे क्लिक कर देता हूँ। ये बोल रहा है साइट का नाम क्या होगा, मैं बोलता हूँ F1 ही होगा इसका नाम भी। फिर ये बोल रहा है पाथ क्या है, कहाँ पे पड़ा हुआ कोड, तो मैं बोलता हूँ मेरा कोड पड़ा हुआ है सी ड्राइव के अंदर, हमने एक फोल्डर बनाया था F1, उसके अंदर मेरा कोड पड़ा हुआ है, ये मेरा फिजिकल पाथ हो गया। पोर्ट नंबर 80 पे एक्सेस होगी ये वेबसाइट, दैट इज ओके, क्लिक ऑन ओके, ये हो गया। इतना करने के बाद अब अपने को जाना है लोकल सिस्टम पे, तो मैं अपने सर्वर को कर रहा हूँ मिनिमाइज, जिसके ऊपर मुझे होस्ट करना है, इसको कर रहा है मैंने मिनिमाइज। अब आ गया लोकल सिस्टम के ऊपर, लोकल सिस्टम में आने के बाद चलेंगे विजुअल कोड के ऊपर, और विजुअल कोड पे पहले एप्लीकेशन को हम करेंगे पब्लिश, फिर वहां से उसका जो कोड है उसको कॉपी और पेस्ट करेंगे लोकल सिस्टम से एज्योर के अंदर। तो टर्मिनल पे आ जाता हूँ और यहाँ से आपको ओपन करना है न्यू टर्मिनल। तो टर्मिनल पाथ देख लेंगे, पाथ बाय डिफॉल्ट अपना फोल्डर उठा लेगा, डेमो ऐप यही होना चाहिए, सी डेमो ऐप, ठीक है, जिसके अंदर हमारा कंटेंट पड़ा हुआ है। उसके बाद फिर हम लोग कमांड रन करेंगे इसके अंदर। तो पहले मैं चेक करता हूँ इसमें हमारी एप्लीकेशन पड़ी हुई है CD F1, ठीक, तो CD F1 की कमांड चला देना आप और आप आ जाओगे एप्लीकेशन 1 फोल्डर के अंदर। अब एप्लीकेशन 1 के अंदर हम करेंगे इसको पब्लिश करने की कमांड। तो पब्लिश करने के लिए कोई कमांड हमारी जो एप्लीकेशन है वो डॉटनेट के अंदर है, तो हम डॉटनेट से शुरुआत करेंगे। तो डॉटनेट स्पेस पब्लिश, पब्लिश स्पेस -C स्पेस रिलीज स्पेस -O स्पेस पाथ देना आपको, कहां पर रिलीज करेगा, पब्लिश करेगा। पब्लिश करने के बाद वेबसाइट का जो कंटेंट है, ठीक है, उसको किस जगह पे वो पब्लिश करेगा, डेस्टिनेशन क्या होगा, तो मैं बोल रहा हूँ डेस्टिनेशन होगा .bin/पब्लिश, पब्लिश फोल्डर, बिन के अंदर पब्लिश फोल्डर के अंदर वो उसको पब्लिश करते हैं। तो देखो ये जो पाथ दे रहा हूँ ना /bin, ये ऑलरेडी है हमारे पास। जब आपने डॉटनेट की एप्लीकेशन क्रिएट की थी, जो प्रोजेक्ट आपने बनाया था, तो डेमो ऐप फोल्डर जो सी ड्राइव में आपने बनाया था लोकल सिस्टम के ऊपर, उसके अंदर एक F1 नाम का फोल्डर बन गया था। F1 के अंदर बिन फोल्डर बना हुआ है, ठीक है। बिन के अंदर अभी पब्लिश नहीं है, पब्लिश हम करेंगे तो फोल्डर बनेगा और उसमें हमारा सारा एप्लीकेशन कोड आएगा। तो मैं इसको एंटर कर देता हूँ यहाँ पे, अब यहाँ से पब्लिश होना शुरू हो जाएगा, ठीक। पब्लिश जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, बस एप्लीकेशन रेडी है, कोड रेडी है, कॉपी और पेस्ट ही करना है, सिंपल। ये पब्लिश हो चुकी है, पब्लिश हो चुकी है, तो डायरेक्टली आप इस पाथ पे यहाँ से क्लिक करके जा सकते हो, नहीं तो आपको तो पता ही है कहाँ पे है। तो ये आपका पाथ है सी डेमो ऐप F1 बिन, उसके अंदर पब्लिश ओपन कर लो, ये जितना भी फाइल्स एंड फोल्डर दिखा रहा है इसको कॉपी कर लेना, यही है आपका कोड, कॉपी कर लो इसको और आ जाओ अब वर्चुअल मशीन के अंदर। वर्चुअल मशीन में कहाँ पे इसको पेस्ट करना है, जो हमने सी ड्राइव के अंदर F1 फोल्डर जो फिजिकल पाथ में रखा था, ओपन करके यहाँ पेस्ट कर देना इसको। तो आइडियली अब हमारा जो एप्लीकेशन है वो एक्सेस होना चाहिए, ठीक। मैं एक बार इसको रीस्टार्ट कर देता हूँ ऐसे। तो राइट क्लिक, जब भी आप कोई चेंज करते हो तो रिफ्रेश कर लो यहाँ से और अपनी एप्लीकेशन को एक बार रीस्टार्ट कर लो मैनेज वेबसाइट में जाकर के, कि जो भी आपने चेंजेस किए हैं वो इम्प्लीमेंट हो जाए और अपडेट हो जाए। अब नीचे आता हूँ, मैं मिनिमाइज करता हूँ, बाहर आकर के चेक करता हूँ, क्योंकि एप्लीकेशन है तो पब्लिक आईपी एड्रेस से कहीं से भी एक्सेस हो सकती है। अब अगर इस पेज को रिफ्रेश करते हो तो देखते हैं क्या आता है। तो अब आ रही है एरर 500 इंटरनल सर्वर एरर। क्यों आ रही है, एप्लीकेशन होस्ट हो चुकी है, सब कुछ हमने कन्फिगर किया, सब कुछ सही है, बस एक चीज नहीं है इसके अंदर, क्योंकि एप्लीकेशन है डॉटनेट के अंदर, डॉटनेट का होस्टिंग स्टार बंडल नहीं है इसके ऊपर, ठीक है। तो वो हमें चाहिए, तो हम डाउनलोड कर लेते हैं, इसको सर्च करना है वर्चुअल अपने सर्वर के अंदर जहां पे हमारी एप्लीकेशन होस्टेड है, यहाँ करना था टास्क। तभी हम विंडोज 11 पे कर रहे थे, सर्वर का टूल है ये। तो मैं एज ब्राउजर को खोल देता हूँ विंडोज सर्वर के अंदर, क्योंकि अब अपने को वो सपोर्टिंग टूल इंस्टॉल करना है। तो कन्फिगर कर लेते हैं पहले एज ब्राउजर को, उसके बाद डाउनलोड करेंगे यहाँ पे उसे। तो वहीं से सर्च करते हैं डाउनलोड ASP या डाउनलोड .NET फॉर होस्टिंग बंडल।
और माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पहले ही आ रही है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। नीचे आते हैं, डायरेक्ट डाउनलोड। डाउनलोड ये हो गया हमारा सर्वर के अंदर, विंडोज सर्वर के अंदर। अब इसको रन कर देंगे, यहाँ पे यहाँ रन होगा ये। तो यहाँ पे वर्जन का अपने को एरर नहीं आएगा, यहाँ रन हो जाएगा ये। इसको इंस्टॉल कर देता हूँ। तो जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा, हमारी एप्लीकेशन एक्सेस होगी कहीं से भी, तो मैं आपको विंडोज 11 के अंदर भी दिखाऊंगा, मैक में भी दिखा दूंगा, हर जगह से एप्लीकेशन एक्सेस होगी आपकी। अब ये एप्लीकेशन हमने होस्ट कर दी है विंडोज सर्वर के अंदर, डॉट नेट एप्लीकेशन, सिंपल डॉट नेट एप्लीकेशन। तो मैं आ जाता हूँ वो एरर पेज के ऊपर, जो एरर आ रहा हमको, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, चेक करते हैं। रिफ्रेश करते ही अब अपने को अपनी डॉट नेट वाली एप्लीकेशन मिल गई है, इसकी डॉट नेट वाली, ठीक है। सेम आईपी एड्रेस को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और इसको भी मिनिमाइज कर देता हूँ मैं, और मैं आ जाता हूँ अपने सिस्टम के ऊपर, मैक के ऊपर। मैक के ऊपर आकर के मैं यहाँ से इसको करता हूँ पेस्ट। देखो खुल रही है, तो कहीं से भी खुलेगी, एप्लीकेशन होस्ट हो गया। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो कमेंट करके बताएं कैसा लगा ये लेक्चर। अगला जो लेक्चर होगा उसमें मैं बताने वाला हूं आपको कि कैसे हम एप्लीकेशन होस्ट करेंगे लिनक्स वर्चुअल मशीन के ऊपर, ठीक है। तो अगले में हम सीखने वाले हैं लिनक्स के ऊपर डिप्लॉयमेंट वर्चुअल अपने एप्लीकेशन की, वेब एप्लीकेशन की। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।